हेलो, मेरा नाम है नमाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नमाज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर पे। हमने पिछले वीडियो पे हाइड्रोस्फीयर पे चर्चा किया था और बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लियर किया था कि पैसिफिक ओशन की जो शेप है वह कैसी है, इंडियन ओशन की शेप कैसी है, अटलांटिक ओशन की शेप कैसी है, कौन सा ओशन है वह सबसे बिजीएस्ट है। एक बार आप इसे रिवीजन के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन का शेप कौन सा है, कैसा है और सबसे बिजीएस्ट ओशन कौन सी है। अगर हम आज के टॉपिक पे बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। हमने शुरू में ही जब हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ शुरू किया था उसमें हमने सबसे पहले बताया था कि जो 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और हमारा बायोस्फीयर, तो हमने ये बताया था कि ये जो चारों वर्ड्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये चारों एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बने हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर, ये भी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, वो है एटमोस। एटमोस मीन्स होता है वेपर। वेपर आप तो जानते ही होंगे। इससे ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है वेपर। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एक सिंपल मीनिंग में, जैसे आप सभी देखते हैं कि हमारे गांव में या शहरों में जब शादियां होती हैं तो धूप से बचने के लिए एक चादर तान दी जाती है जिसको हम टेंट कहते हैं। टेंट लगा दी जाती है और टेंट के ऊपर चादर बिछा दी जाती है जिससे जो धूप की रोशनी है वह हमारे बारातियों पर, हमारे लोगों पर कम पड़े, जिससे उनको तकलीफ कम पहुंचे। ऐसा ही कुदरत ने हमें तकलीफ से बचाने के लिए, हमें बुरी चीजों से, हमें खतरनाक चीजों से बचाने के लिए हमारे कुदरत ने एक चादर बिछा दिया है हमारे पूरी पृथ्वी पर। और उसे क्या किया है कि पूरे पृथ्वी के सराउंड उसको एक चादर के रूप में बिछा दिया है, जो हमें क्या करता है कि हमारे जो हार्मफुल सनलाइट्स हैं उससे भी बचाता है। एटमॉस्फेयर जो हमारे स्पेस से जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। और बहुत सारी चीजों का ख्याल करते हुए कुदरत ने हमें इस निजाम में, इस पृथ्वी पर एक बहुत ही अच्छी चीज जो एटमॉस्फेयर के रूप में हमें प्रदान की है, जिसका हमें इस वक्त बहुत ही खासा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने एटमॉस्फेयर को खत्म करते जा रहे हैं और जिसका हमें खामियाजा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर जो ग्रीक वर्ड एटमॉस से बना हुआ है जिसका मीनिंग वेपर होता है। अगर हम इसके डिफिनीशन को देखें तो सिंपल भाषा में जो व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई डिफिनीशन है वह है द इन्वेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक इन्वेलप है, किसका? गैसेस का। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं जो हमारी पूरी अर्थ पे, पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है। एक चादर के रूप में ये गैसेस बिछे हुए हैं जो अनेकों रूपों में हमारी मदद करते हैं। ये एक इन्वेलप ऑफ गैसेस हैं जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर से यानी एटमॉस्फेयर के भाग से हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जरूर से जरूर 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिहाज से यह महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इस पे अच्छे से एक चर्चा करेंगे, एक इस पे वीडियो बनाएंगे, आप लास्ट तक जरूर देखें। एटमॉस्फेयर जैसा मैंने बताया कि ये इन्वेलप ऑफ गैसेस है, तो ये क्या है? इन्वेलप ऑफ गैसेस हैं। जब हमने सोलर सिस्टम को पढ़ा था, सोलर सिस्टम को पढ़ते वक्त ही हमने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वह यूनिक प्लैनेट है और उसकी जो यूनिकनेस है वह सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर और वाटर के रूप में मानी जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर अधिकता में पानी पाई जाती है
और हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अगर हमारी पृथ्वी से एटमॉस्फेयर हट जाए, हमारी पृथ्वी से सिर्फ एटमॉस्फेयर हट जाए, तो हमारी पृथ्वी भी उसी बैरन मून के जैसे हो जाएगी। यानी हमारे मून, जो हमारा मून है, हमारी चंद्रमा है, जो पृथ्वी की सैटेलाइट है, उस पे क्या एटमॉस्फेयर नहीं पाई जाती है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वह अलग है, तो वह क्या है, एक बैरन लैंड पड़ा हुआ है, वहां पे लोग नहीं रह सकते हैं, वहां पे जीवन संभव नहीं है। वैसा ही अगर हमारी पृथ्वी से इस वातावरण को हटा दिया जाए, हमारा ये कुदरत अगर वातावरण को हटा दे, तो हमारी पृथ्वी भी चंद मिनटों में, चंद सेकेंडों में वही मून जैसा काम करेगी, जहां पे एक भी लोगों का जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो वातावरण है, यह हमें हार्मफुल गैसेस से बचाता है, स्पेस के जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके गिरने से बचाता है, और बहुत सारी चीजों का इसने हमारे जीवन पर प्रभाव डाला हुआ है। तो ये हमारी एटमॉस्फेयर है। अगर हम आगे देखें तो एटमॉस्फेयर ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीरिक इकोसिस्टम। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह क्या है, हमारे बायोस्फीरिक इकोसिस्टम का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे बायोस्फीरिक इकोसिस्टम का। अब ये बायोस्फीरिक इकोसिस्टम क्या है, मैंने बायोस्फीयर के बारे में भी बताया था कि बायोस्फीयर वह जोन है जहां पर ये तीनों जो मेजर डोमेन्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों एक जगह पे जहां पर इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि वह जोन जहां पर जीवन संभव हो पाया है। तो बायोस्फीरिक इकोसिस्टम का जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वह है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के होने का एक और जो महत्वपूर्ण कारण है वह है हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हमारे पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाई जाती, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम मात्रा में पाई जाती, तो ये जो एटमॉस्फेयर हमारा है, हमारे जो वातावरण है, यह हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे नहीं रहती, वह भी स्पेस में विलुप्त हो जाती। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम सभी जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह क्या करता है, हमारे जो वातावरण नामक ये चादर जो हमारी पृथ्वी पर बिछी हुई है उसको खींच करके रखता है, अपने अंदर खींच करके रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दिया जाए तो ये इन्वेलप जो ऐसे खींची हुई है वह ऊपर भाग जाएगी, यानी स्पेस में विलुप्त हो जाएगी। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, यह भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर को अर्थ की तरफ खींच करके रखने में। अब हम आते हैं कंपोजिशन पे। अगर हम एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात करें तो जैसा हमने पहले भी बताया कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह क्या है, एक गैसेस का जो एक इन्वेलप है। तो ये जो गैसेस हैं उनका जो अमाउंट है वह अलग अलग लेवल पे अलग अलग वेरिएशन इनमें देखा गया है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं कहीं पे फुली मिक्स्ड हैं, वेल मिक्स्ड हैं और एक कंपोजिशन बनाती हैं, तो कहीं पर इनका जो मिक्सचर का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वह अलग अलग है, यानी कि वेरीड है। वैसा ही हमने एक चार्ट बनाया हुआ है और ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो आप इस चार्ट को जरूर देखें, अगर नोट डाउन करना हो तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बार बार कंपटीशंस में पूछे जाते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। अगर ऑप्शन दे दिया जाए 0.0005, 0.30, 0.0003 और 21%, आप वहां पर भौचक्का हो जाएंगे और कहेंगे कि 0.003, लेकिन वहां पर क्या हमारा आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.30। हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना है, इसके लिए आप इसको जरूर एक बार एक अच्छे तरीके से देखें और इसको नोट डाउन भी करें। जैसा कि अगर हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में
अलग अलग सतह पे हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनमें जो गैसेस के जो कंपोजिशन है उसमें वेरिएशंस देखे गए हैं। जैसा अगर हम सबसे ज्यादा जो अमाउंट में जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है वह है 78%। कितनी है? 78%। जो हमारा नाइट्रोजन है वह हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला गैस है। इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में सॉइल बैक्टीरिया कर पाते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। नाइट्रोजन के बाद से जो दूसरा सबसे अधिक अमाउंट में पाया जाने वाला गैस है वह हमारा ऑक्सीजन आता है, जो मनुष्य और जानवर सभी इसे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला गैस है वह हमारा आता है ऑक्सीजन, जो अमाउंट जिसका है 21%। इसके बाद से आता है हमारा आर्गन। आर्गन की बात करें तो आर्गन हमारे वेल्डिंग और लाइट वगैरह की चीजों में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो अमाउंट है वेरी लिटिल अमाउंट है आर्गन का। ये आर्गन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में मुश्किल से 0.03% पाई जाती है, 0.93%। सॉरी, जो आर्गन हमारा जो गैस है आर्गन वह एटमॉस्फेयर में वेरी लिटिल अमाउंट में पाया जाता है और उसका जो अमाउंट है 0.93%। आर्गन के बाद से हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे, जो हम लिबरेट करते हैं, यानी कि जो हम सांस के रूप में ऑक्सीजन लिया और छोड़ा, जो छोड़ते हैं वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है यह भी बड़ा कम अमाउंट में पाया जाता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.30% के अमाउंट में मौजूद है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करता है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही प्ले करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी पृथ्वी पर सनलाइट पड़ती है, तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ को अगर हम बिना ग्रीन हाउस के देखें तो हमारा जो अर्थ है दिन में इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि यहाँ पर रहना संभव नहीं हो पाएगा और रात में इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पे लोग रह नहीं पाएंगे ठंड के मारे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पृथ्वी को गर्म रखने में। पृथ्वी को गर्म रखना यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अधिक ज्यादा गर्म रखना। पृथ्वी को क्या करता है कि जो इंसोलेशन होता है, सूर्य की जो किरण पड़ती है, तो इसके किरण को क्या करता है कि ये एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में रखता है ताकि वह रात के समय उस गर्मी को छोड़ सके और हमारी जो पृथ्वी हो उसकी जो तापमान हो वह न्यूट्रलाइज हो सके, न्यूट्रल हो सके। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या करता है कि हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल करता है। गर्मी में दिन में क्या करता है कि वह सूर्य की जो ताप होती है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और रात के समय इसको छोड़ता है, जिससे हमारी जो पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, क्योंकि दिन में ना इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है और न रात में इतना ज्यादा ठंडी पड़ता है। जैसे मैंने सोलर सिस्टम में भी बताया था कि जो हमारी मरकरी है, जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, वह दिन के समय उसका टेम्परेचर एबव 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और रात के समय -150 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। यानी कि दिन के समय 400 से 500 डिग्री सेल्सियस है मरकरी का तापमान और रात होते होते वहां का जो तापमान होता है वह -100 डिग्री के पार चला जाता है। यह कैसे संभव हो पाता है? तो यह जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ की जो टेम्परेचर है, इसको न्यूट्रल करने में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है।
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो 0.30%। इसके बाद आते हैं हम नियॉन पे। नियॉन 0.002% हमारी एटमॉस्फेयर में हमारे मौजूद है। नियॉन के बाद से आते हैं हीलियम पे। हीलियम हमारे एटमॉस्फेयर में 0.0005% हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी वॉल्यूम है, इसका अमाउंट है। हीलियम के बाद से क्रिप्टॉन जो कि 0.001% मौजूद है। क्रिप्टॉन के बाद से ज़ेनॉन जो कि 0.0009% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। वही हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी सतह पर ये पाया जाता है और इसके लिए इसका अमाउंट बहुत कम आंका गया है जो है 0.0005%। ये हमारे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर हुए। इसके बाद से हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने ये देखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। हम सी लेवल से लेकर के और लगभग हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है वह सी लेवल यानी समुद्री तल से लेकर के 10,000 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है और इसका जो मुख्यतः पार्ट्स है वह लगभग 50 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर तक के दायरे में ही सीमित है। बाकी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो बहुत कम ही उसका उपयोग हम कर पाते हैं, वह हमारी लाइफ में इंटरेक्ट कर पाता है। तो हम अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को भी देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में बार बार इससे सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोपॉज क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाए जाते हैं, जो वेदर से रिलेटेड कंडीशंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो कौन से लेयर में पाई जाती हैं, इन सारी चीजों पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी मैंने क्या बताया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह 0 किलोमीटर क्या है जी? 0 किलोमीटर हम कहेंगे सी लेवल यानी कि फ्रॉम सी लेवल 0 किलोमीटर टू कितना 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर, इतने किलोमीटर के रेंज में जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे पृथ्वी पे जो हमारे कुदरत ने यह चादर बिछाई है वह 0 किलोमीटर से लेकर के और 10,000 किलोमीटर के ऊपर तक यह चादर बिछी हुई है। यह चादर किससे घिरी हुई है? हमारी पृथ्वी से यह चादर घिरी हुई है जिसमें बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। इसमें जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर का जो पहला लेयर है वह होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फियर 0 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि ट्रोपोस्फियर को अगर हम देखें तो यहाँ 0 किलोमीटर, ये 0 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर। इसमें बहुत सारी किताबों में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो वेरिएशंस पे ना जाएं आप। अगर 15 किलोमीटर लिखा है तो आप 15 किलोमीटर लिखेंगे, अगर 16 किलोमीटर आया है तो 16 किलोमीटर लिख सकते हैं, अगर 18 किलोमीटर आया है तो आप 18 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 15 से 18 किलोमीटर के बीच में इसका जो अल्टीट्यूड होता है ट्रोपोस्फियर का वह 0 से 15 किलोमीटर तक होता है। ट्रोपोस्फियर का एक ट्रांजिशनल जोन होता है।
ट्रांजिशनल जोन, यानी कि इसके बाद ट्रोपोस्फियर नहीं है, उसको हम ट्रोपोपाज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज, यानी कि ट्रांजिशनल जोन ऑफ ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपाज, ट्रोपोपाज। अब ट्रोपोस्फियर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क है ट्रोपोस्फियर का, वह यह है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर ही जितने भी क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जितने भी वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर पे बरसात कराते हैं या फिर आंधी तूफान जो भी आप देखते हैं, ये सारी चीजें इसी 15 किलोमीटर के रेंज में ही हो जाती है। यानी कि सी लेवल से लेकर के 15 किलोमीटर के रेंज में ही हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड क्लाइमेटिक एक्टिविटीज हो, वेदर कंडीशन हो, या फिर जो भी जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये 0 से 15 किलोमीटर के रेंज में देख लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर के अंदर हम देखते हैं क्या क्या? क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर एक्टिविटीज, रेन, क्लाउड, जो भी सारी चीजें हैं ये ट्रोपोस्फियर पे ही आ जाती हैं। ट्रोपोस्फियर का जो ये हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 15 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है, इसमें बदलाव भी देखने को मिलता है। और बदलाव वह किस रूप में देखने को मिलता है? तो ट्रोपोस्फियर में बदलाव हमें देखने को मिलता है कब? ठंडी के दिनों में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वह वेरीड करती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अगर हम इक्वेटर पे आते हैं तो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वह बढ़ जाती है, और अगर हम पोल पे जाते हैं तो वहां पर घट जाती है। इसके बाद अगर हम इसकी टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहां पर घटती है। जैसे जैसे हम 0 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की तरफ आगे बढ़ेंगे, टेम्परेचर घटती जाती है। ट्रोपोस्फियर का जो सबसे मेन पार्ट यही हम मानते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर घटती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ट्रोपोस्फियर में, यहाँ पर टेम्परेचर घटती जाएगी। और कितनी घटेगी? 1 किलोमीटर में -6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वह कम होता जाएगा। जिसको हम जब कम होगा तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कम मतलब टेम्परेचर गिर रहा है, तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि तापमान घट रहा है, लैप्स कर रहा है, गिर रहा है। हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्टीट्यूड 0 से 15 किलोमीटर के रेंज में जैसे जैसे हम 0 से 15 किलोमीटर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? तापमान घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। इसके बाद से हम आ जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे। स्ट्रेटोस्फियर कहां पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फियर जो ट्रोपोस्फियर का जो ट्रांजिशनल जोन है, ट्रोपोपॉज, उसके जस्ट ऊपर से स्टार्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर। जो कहां तक फैला हुआ है? तो हम इसको कहेंगे 15 किलोमीटर से लेकर के और 50 किलोमीटर के रेंज में जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर देखिए, पहला जो था वह था ट्रोपोस्फियर। जो दूसरा एटमॉस्फेरिक लेयर है वह है स्ट्रेटोस्फियर। यह वह स्फीयर है जहां पर हम देखते हैं क्या? प्लेन्स का उड़ना। यानी कि जो हमारे प्लेन्स है वह स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं, जो क्या है? ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर ही वाला सतह है स्ट्रेटोस्फियर। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फियर, हम एक यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं
छोटा छोटा डायग्राम आप समझ में भी आपको आएगा और बहुत आसानी होगी आपको। जैसा कि हमने 0 से 15 किलोमीटर के रेंज में हमने देखा, यह क्या था, यहां तक था हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर अब ये 15 किलोमीटर से लेकर के और ये 50 किलोमीटर तक हमारा क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर इसमें प्लेन्स उड़ते हैं। यहां पर जैसे हमने देखा कि जो टेम्परेचर थी, हम जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे आगे बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे हम 0 किलोमीटर से सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं, कहां पे, ट्रोपोस्फियर पे, तो वहां पे टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रही है। वैसे अगर हम स्ट्रेटोस्फियर में जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हम 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज में ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर पे, टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ट्रोपोस्फियर में हम देख रहे थे क्या, टेम्परेचर डिक्रीजेज। हम स्ट्रेटोस्फियर में क्या देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फियर में देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीजेज एट एल्टीट्यूड। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्ट्रेटोस्फियर का भी एक ट्रांजिशनल जोन होता है। स्ट्रेटोस्फियर का जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज, जो एक लक्ष्मण रेखा है। ये जो ट्रांजिशनल जोन है उसको हम एक तरीके से लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं कि इससे ना ज्यादा ऊपर होगा ना इससे ज्यादा कम होगा, हमें इस लाइन को पार नहीं करना है। वही जो लक्ष्मण रेखा है हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स की, जिसको हम ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। ट्रोपोस्फियर का जो लक्ष्मण रेखा है ट्रोपोपॉज है, स्ट्रेटोस्फियर का जो लक्ष्मण रेखा है ट्रांजिशनल जोन है वह स्ट्रेटोपॉज है। तीसरा जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर आता है वह हमारा आता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर को बताने से पहले मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर भी पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर भी पाए जाते हैं। ओजोन लेयर O3, यानी कि ऑक्सीजन में एक परमाणु, एक एटम जब जुड़ जाता है तो वह O3 यानी ओजोन का निर्माण करता है, जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है। और स्ट्रेटोस्फियर के जो लोअर पार्ट है, यानी कि जो 15 से 50 किलोमीटर के रेंज में जो फैला हुआ स्ट्रेटोस्फियर है, इसका जो लोअर पार्ट होगा यानी 15 से 20, 25, 30 किलोमीटर के रेंज में, यहाँ पर जो ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वह ज्यादा अमाउंट में होता है, जो क्या करता है, हमें सनलाइट के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उससे प्रोटेक्ट कराता है। तो सबसे पहली चीज कि ये ओजोन लेयर कहाँ पाए जाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर में पाए जाते हैं। वेदरिंग कंडीशंस, क्लाइमेटिक एक्टिविटीज, रेन, क्लाउड, स्मॉग, फॉग, ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाए जाते हैं। ओजोन लेयर। अब हम आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण एटमॉस्फेरिक लेयर में। तीसरा महत्वपूर्ण एटमॉस्फेरिक लेयर हमारा है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर को अगर हम देखें तो मेसोस्फियर ये थर्ड हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है, जो 50 किलोमीटर से लेकर के और 80 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। कहां पर, 50 किलोमीटर, इसको हम 50 किलोमीटर मान लेते हैं जो स्ट्रेटोस्फियर था, से 80 किलोमीटर।
ये हमारा मेसोस्फीयर है, ये हमारा मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर यानी तीसरे नंबर का जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर किस रूप में महत्वपूर्ण है हम इसको भी देख लेते हैं। तो मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर में यहां पर जो टेम्परेचर होता है फिर घटने लग जाता है। मेसोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम 50 से 80 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे ये क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करने लगेगा। सबसे पहले हमने देखा था कि टेम्परेचर डिक्रीज किया था ट्रोपोस्फियर में, फिर स्ट्रेटोस्फियर दूसरे लेयर में आए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा, बढ़ने लगा, और फिर जैसे जैसे हम मेसोस्फियर में आते हैं 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में, तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले लेयर में डिक्रीज कर रहा था, दूसरे लेयर में इंक्रीज कर रहा है, फिर तीसरे लेयर में डिक्रीज कर रहा है। अब चौथा जो लेयर आएगा मेसोस्फीयर के बाद से वह हमारा थर्मोस्फीयर आता है, थर्मोस्फीयर, 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 थर्मोस्फीयर। मेसोस्फीयर को हमने देखा जो कहा कितने कितने किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ था, तो 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में। अगर थर्मोस्फीयर की बात करें तो थर्मोस्फीयर 90 किलोमीटर से लेकर के और 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसमें दो भाग में ये थर्मोस्फीयर बटा हुआ है। दो भाग में कौन कौन से भाग में बटे हुए हैं, तो एक आयनोस्फीयर और एक एक्सोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो है वह 90 से लेकर के और 640 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। थर्मोस्फीयर को दो पार्ट में बांट देते हैं। यह कहां तक फैला हुआ है, तो 90 से लेकर के 10,000 मतलब लास्ट पॉइंट तक थर्मोस्फीयर फैला हुआ है। ये लास्ट पॉइंट है, हमारा लास्ट लेयर है थर्मोस्फीयर। इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा आयनोस्फीयर आ जाता है, आयनोस्फीयर, और दूसरा हमारा आ जाता है एक्सोस्फीयर। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अगर हम आयनोस्फीयर की बात करें तो आयनोस्फीयर जो कि 90 से लेकर के एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद से आसानी होगी लिखने में। आपने समझ लिया कि थर्मोस्फीयर को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर जो कि 90 से लेकर के और 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आयनोस्फीयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह यह है कि आयनोस्फीयर ही क्या करता है कि जो हमारे स्पेस से जो सेलेस्टियल छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि हमारा जो मीटियोर्स है या फिर जो छोटे टुकड़े हैं, छोटे तारे हैं जिसको हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं, ये क्या करते हैं कभी कभी तेजी से पृथ्वी की तरफ गिरते हैं, और गिरते हैं तो ये क्या होते हैं आयनोस्फीयर के पास आते आते या क्या होते हैं टूट जाते हैं। यानी क्या करता है आयनोस्फीयर इनको तोड़ देता है। तो जो हमारे एस्टेरॉयड्स हैं या फिर मीटियोर्स हैं, एस्टेरॉयड्स या फिर मीटियोर्स, ये कहां पे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर में, तो वो आयनोस्फीयर है। इसके साथ साथ जैसा कि हम देख रहे हैं नाम ही है आयनोस्फीयर, यानी कि यह यहाँ पे जो आयन्स हैं इनका फॉर्मुलेशन होता है तो इनको आयनोस्फीयर कह रहे हैं। और इसके बाद से इनका जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वह यह है कि यहाँ पे जो रेडियोधर्मी जो चीजें हैं वो भी पाई जाती हैं, और आयनोस्फीयर में ही ऑरोरा भी देखी जाती है। ऑरोरा, 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 ऑरोरा क्या होता है, तो जैसे सोलर स्टॉर्म्स जब आते हैं तो जो हमारी पृथ्वी पर फैल जाते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं भाई, तो डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, हाँ, अदर स्टार्ट पार्टिकल्स भी हैं, हाँ, गैसेस भी हैं,
बहुत सारी चीजें मौजूद है, वाटर वेपर भी है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब सन स्टॉर्म आता है तो सन स्टॉर्म के आने के बाद जब वह पृथ्वी पर फैल जाता है तो पृथ्वी पर फैलने के बाद से जब जो लाइट है वह डस्ट पार्टिकल्स, साइड पार्टिकल्स, वाटर वेपर से वह स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और फैलते हैं तो उससे क्या होता है कि एक अलग रंग के नज़ारे देखने को मिलते हैं, और वही जो अलग रंग के नज़ारे होते हैं उसको हम ऑरोरा कहते हैं। ऑरोरा ऑरोरा कहते हैं। तो ये हमारे जो ऑरोरा भी देखे जाते हैं वह भी आयनोस्फीयर में ही देखे जाते हैं। अब आयनोस्फीयर के बाद से हम आ जाते हैं किस पे, एक्सोस्फीयर पे। एक्सोस्फीयर जो 640 किलोमीटर से लेकर के और 10,000 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। ऑरोरा एक्सोस्फीयर एक्सोस्फीयर भी देखने को हमें मिलता है, जो कहां पे है, 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के रेंज में। एक्सोस्फीयर 640 से 10,000 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है हमारा एक्सोस्फीयर। इसमें बहुत कम ही जानकारी मिल पाई है हमारे वैज्ञानिकों को इसके बारे में। यह स्पेस में विलुप्त हो जाता है, इसके लिए इसको हम एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। यानी कि हमने देख लिया 4 ये स्ट्रक्चर हो गए हमारे किस पे, ये हमारे स्ट्रक्चर हुए एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को हम 2 और तरीकों से भी बांट सकते हैं। वह कौन से एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर 2 हिस्सों में बट जाता है, एक होमोजीनियस एटमॉस्फेयर और एक हेटेरोजीनियस एटमॉस्फेयर। होमोजीनियस पहला केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कौन सा होगा, तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस एटमॉस्फेयर और हेटेरोजीनियस एटमॉस्फेयर। सेकेंड वन इज द हेटेरोजीनियस एटमॉस्फेयर। अब ये कैसे हम इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो ये होमोजीनियस से हम समझ जा रहे हैं कि होमोजीनियस एटमॉस्फेयर वह एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं जहां पर जो हमारे गैसेस हैं वह अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अमाउंट में उनमें वेरिएशंस देखने को पाई जाएंगी। और हेटेरोजीनियस जो हमारा ऊपरी सतह है उसको हम कहते हैं। यानी कि अगर हम होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस पहले वाले की, तो होमोजीनियस वह एटमॉस्फेयर है जो 0 किलोमीटर से लेकर के और 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 0 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर के ऊपर तक जो फैला हुआ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसको हम होमोजीनियस एटमॉस्फेयर कहते हैं। होमोजीनियस। अब होमोजीनियस एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर्स आ जाएंगे, 90 किलोमीटर तक कौन कौन से हैं, तो 90 किलोमीटर तक हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रोपोस्फियर आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर आ जाएगा और मेसोस्फियर आ जाएगा। और मेसोस्फियर के बाद हमारा जो थर्मोस्फियर है, थर्मोस्फियर का जो लोअर पार्ट है वो भी हमारे किसमें आ जाएंगे, होमोजीनियस एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर इज द पार्ट ऑफ आवर होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। ये चारों जो है, ये 3 महत्वपूर्ण, और चौथा जो है उसका लोअर पार्ट यानी थर्मोस्फियर का लोअर पार्ट, वह कहां पे आ जाएगा, होमोजीनियस 0 से 90 किलोमीटर के रेंज में। और जो हमारा दूसरा हेटेरोजीनियस है वह 100 किलोमीटर कर लीजिए, 100 किलोमीटर से जो 10,000 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम हेटेरोजीनियस एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो हमारा एक ही एटमॉस्फेरिक लेयर हेटेरोजीनियस एटमॉस्फेयर में आता है वह है हमारा कौन सा,
थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर ये रहा हमारा आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक, एटमॉस्फेयर। आगे के और भी वीडियोस आएंगे। इस पे अपनी राय रखने के लिए आप कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपके दिमाग में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नजर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को शेयर करें ताकि आपके यह दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।